तो जो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू टॉपिक है हमारा। क्या है चैप्टर का नाम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले आज हम इस क्लास में। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले हमने पढ़ाया था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये वाला, समझना सबसे पहले ध्यान से। देखा था कैपिटल बजटिंग में आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। आपने देखना था कहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है कम से कम आती है, कैपिटल कम आ रहा है। आपने उस कैपिटल बजटिंग के अंदर सब कुछ डिस्कस किया। आपने कैपिटल बजटिंग के अंदर कई मेथड पढ़े थे, आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें पैसा आपने जो निवेश किया है उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। सपोज एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए 5 करोड़ का, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब इसके लिए देखो पैसा क्या है, आपके पास 5 करोड़ प्रोजेक्ट है, इसके लिए पैसा को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे? इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, लोन या डिवेंचर्स। तो जो भी इस प्रोजेक्ट की कैपिटल है 5 करोड़ का खर्च करने वाला, उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। बस पूरा चैप्टर आपका इधर ही घूमता रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है, लिंक मत करना, वो डिफरेंट है। वहां आपने देखा था कैपिटल बजटिंग, कौन सा बजट मुझे एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्लान मुझे एक्सेप्ट करना था, ए बी सी डी, जो भी आपने देखा था, ताकि आपको कम से कम खर्चे आ सके। चाहे तो मशीन आप खरीद लो, चाहे मशीन आप रेंट पे लो, हमने दोनों डिस्कस किया था कहाँ पर आपको कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि जो हम कैपिटल लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, हमें वही डिस्कस करेंगे। अभी 5 करोड़ के लिए कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास? ये भी है, ये भी है, ये भी और एक ये भी है। इक्विटी शेयर से भी आप कैपिटल लगा सकते हैं, रिटेन अर्निंग से भी, प्रेफरेंस शेयर से, लोन्स एंड डिवेंचर से भी। 4 तरीके से आप पैसे को यूज़ कर सकते हैं, आप कैपिटल लगा सकते हैं। सबसे पहले सपोज आपने बोला कि सर कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर मैं पैसा कहाँ से लगा रहा हूँ, डिवेंचर्स की या लोन की बात करता हूँ, इसे बोलेंगे केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। पहले हम बात करेंगे इरिडेबल। इरिडेबल मतलब लाइक ऐसे डिवेंचर्स जिसकी पेमेंट अभी इरिडेबल है, जो पेमेंट ही नहीं होगी, चलते जाएंगे, इसे इरिडेबल। ठीक है, अगर डिवेंचर कैसे इरिडेबल, अब सपोज सबसे पहले अपने डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर्स पे क्या देना है आपको? एक रेट फिक्स्ड है, आपको डिवेंचर पे एक अमाउंट है जो बिल्कुल फिक्स्ड, आपको इंटरेस्ट जाना ही जाना है। 10%, 5%, 6%, 9%, 12%, जो भी डिपेंड करता है। तो डिवेंचर्स का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 15, 9 एटसेट्रा। तो यहाँ पर कोई भी रेट ऑफ, देखो हमें पता है कंपनी को 10% मान के चलते हैं, 10% ब्याज कंपनी को देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 10% पे करना पड़ेगा। 12% की बात है तो 12% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना कॉस्ट आया, बियर हुआ इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट? क्योंकि इंटरेस्ट तो कॉस्ट देनी ही पड़ेगी, आपको हर साल पे करना है, डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड। देखो इंटरेस्ट अपॉन में अमाउंट रिसीव्ड। सपोज आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपये उधार लिया, 100 रुपये उधार लेने के बाद आपने 2 दिन बाद उसको 100 रुपये वापस कर दिए। क्या कॉस्ट कोई, क्या आपके जो कि मैं 100 रुपये उधार लिया उसमें कुछ खर्चा लगा क्या? सोचो, आपने 100 रुपये लिए और 100 वापस कर दिए, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। क्यों? 100 रुपये लिया, काम किया, 100 वापस कर दिया। लेकिन अगर आपका फ्रेंड ये कह दे कि भैया 100 रुपये तो ले रहा है लेकिन मुझे 110 रुपये चाहिए, तब क्या कहोगे कि सर 100 रुपये लेने की जो मेरी कॉस्ट है वो 10 रुपये है, क्यों? मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो डिवेंचर्स में भी जितने का डिवेंचर आपने लिया है वो तो पे करना ही पड़ेगा, वो तो कैपिटल है। लेकिन उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो क्या आपके लिए? कॉस्ट। क्यों कॉस्ट है? क्योंकि ये ब्याज आपका खर्चा है, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ।
तो कभी भी जो कैपिटल है वो कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आपने जो लिया बस वही चुका दिया, उस पर कितना एक्स्ट्रा दिया वो क्या कॉस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट अपॉन अमाउंट रिसीव। अब एक टेबल ध्यान देना इस पर, मैं दो सिचुएशन बताता हूं आपको, ए और एक बी। सपोज EBIT यहां लिया मैंने 200 रुपये, यहां भी लिया 200, माइनस इंटरेस्ट। जो ए कंपनी है उसके पास इंटरेस्ट सपोज जाता है 50 रुपये, और इस कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों? इसने डिवेंचर्स वगैरह इशू नहीं किए, ना डिवेंचर्स है ना लोन। जब कुछ है ही नहीं तो फिर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 200, इसे बोलेंगे PBT माइनस टैक्स 75, यहाँ पर टैक्स 100, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100। अब एक बात नोटिस करना, आपने 50 रुपये का इंटरेस्ट पे किया लेकिन टैक्स आपको कम हो गया। फील करो, 50 रुपये का टैक्स आपने इंटरेस्ट पे किया तो आपका जो टैक्स है 75 रुपीज़ ही लग रहा है, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है तो कितना जा रहा है आपका टैक्स? 100 रुपये जा रहा है। यहाँ पर डिफरेंस तो 50 का है लेकिन टैक्स में डिफरेंस 25 का है, 50% हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा लोन लोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलने वाला है? टैक्स में मिलने वाला है। क्यों? आप खुद देखो, आपने लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, टैक्स 75 गया, लेकिन इस कंपनी ने लोन नहीं ले रखा है, इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो उसका टैक्स कितना गया? 100 रुपीज़ आ रहा है। 50 रुपये इंटरेस्ट देने के बाद भी हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है केवल 25 रुपये ही है। आप खुद देखो, यहाँ लोन भी गया, इंटरेस्ट दिया तब 75 कमाया, या कुछ भी नहीं गया तब भी कितना कमाया? केवल 100 रुपये। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स। कोई डाउट नहीं आता? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का जो बेनिफिट हमें किस में मिल जाएगा? टैक्स पे। तो टैक्स का रेट कितना? 50%, तो 1 माइनस 50% हो जाएगा। अगर 40% हो तो 1 माइनस 40%। अगर टैक्स 40% है तो ये कितना आ जाएगा? 60% का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर टैक्स 70% तो कितना बेनिफिट मिलेगा? 70% का। तो 1 में से माइनस कर देंगे टैक्स। इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखें, इंटरेस्ट 1 माइनस T अपॉन में अमाउंट रिसीव्ड, या इसे लिख लो आप B0, बोरोड अमाउंट। इसे क्या बोलेंगे? बोरोड अमाउंट। पहले पीछे आप नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पर एक स्टार लगाया अमाउंट रिसीव्ड। ये कैसे निकलेगा? लोन अमाउंट माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट माइनस अदर चार्जेस। सपोज आपने 5 करोड़ तक का लोन लिया है। सपोज मैं मान लेता हूं आपने लोन कितने का लिया? 5 करोड़ का। तो आपने 5 करोड़ का लोन लेने के लिए ये ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ का लोन तुरंत मिल गया, आप गए मिल गया। आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, आपको किसी को डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको किसी को हो सकता है चार्जेस वगैरह देने पड़े, कमीशन पे करना पड़े, कुछ भी। तो 5 करोड़ में से आपने सपोज मान लो 50 लाख इधर और 50 लाख इधर खर्च कर दिया। 50 तो मैंने कुछ ज़्यादा दिया, 5-5 लाख लिख लो, 5 लाख इधर 5 लाख इधर खर्च कर दिया। अगर 10 लाख निकाल भी तो कितना बच जाएगा? 4 करोड़ 90 लाख। चेक कर लो, आपने लोन लिया है 5 करोड़ का, ध्यान देना, लेकिन अमाउंट रिसीव कितना हुआ है? 4 करोड़ 90 लाख। तो यहाँ पर आएगा 4 करोड़ 90 लाख, यहाँ आएगा। लेकिन पे ध्यान देना, आपको जो ब्याज पे करना है वो पूरे के पूरे 5 लाख पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। आपने लिया कितना? 5 लाख, 5 करोड़ को उधार लिया है। मिला कितना है वो अलग बात है, 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ गए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप गए आपको तुरंत 5 करोड़ का लोन मिल गया, 10 करोड़ का लोन मिल गया, आपको कुछ ना कुछ इस पर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, कमीशन दिया करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही पूरा डिस्कस रहेगा कि आपने जो कैपिटल लिया इन तरीके से उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, बस वही घूमता रहेगा। तो इंटरेस्ट माइनस 1 माइनस टैक्स अपॉन अमाउंट रिसीव, ये कब था? जब आपका इरिडेबल डिवेंचर्स है, आपके डिवेंचर्स पे करने वाले नहीं है। लेकिन डिवेंचर्स सिर्फ इरिडेबल तो होते ही नहीं है, डिवेंचर कैसे होंगे? रिडीमेबल। तो अगर डिवेंचर रिडीमेबल है तो क्या होगा वो डिस्कस करते हैं।
अगर आपके डिवेंचर्स कैसे हैं, रिडीमेबल, ये इरिडेबल केस था। सपोज इंटरेस्ट, आपको टैक्स का बेनिफिट बिल्कुल मिलने वाला है, तो 1 माइनस टैक्स हो गया। समझ में आया कैसे आया? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे रिडीमेबल वैल्यू। कैसी वैल्यू ऐड की जाएगी? रिडीमेबल वैल्यू माइनस आपको कितना पैसा रिडीम करना है पेमेंट का टाइम पे, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय कितने साल बाद आपको डिवेंचर रिडीम करने हैं, लोन रिडीम करना है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, जितने भी साल है उसे डिवाइड कर दोगे तो 1 साल की कॉस्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर रिडीमेबल, और इस पूरे के डिवाइड में क्या जाने वाला है? एवरेज किसका? रिडीमेबल वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय 2। ये अमाउंट रिसीव्ड पूरा लिख देता हूं, डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये निकलेगा इरिडेबल केस में और ये निकलेगा रिडीमेबल केस में। तो दोनों केस आपको याद करने हैं, रिडीमेबल, इरिडेबल की भी और रिडीमेबल का भी। एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पूरा का पूरा, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से नोट करो। देखिए अब तक हमने क्या डिस्कस किया, डिवेंचर्स की बात कर ली है। अब जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेफरेंस शेयर, देखो पहले हम बात करेंगे इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो इरिडेबल है, जिसका लाइफ टाइम तक चलता जाएगा। ठीक है, पहली बात। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है? प्रेफरेंस शेयर को भी क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ये बात तो पता है आपको, पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट क्या आने वाली है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड। प्रेफरेंस डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीडी, अमाउंट में अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड को आप कुछ लिख दो P0। अब एक बात नोटिस करो, आपने इससे पहले डिवेंचर्स की बात करी थी, डिवेंचर वाले में क्या लिखा था? इंटरेस्ट इज इनटू 1 माइनस टैक्स। यहाँ पे आपने 1 माइनस टैक्स किया था, क्या यहाँ भी करना पड़ेगा क्या? चेक करो, यहां तो आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया, क्या टैक्स का बेनिफिट आपको यहां मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? आपके पास जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद आप क्या पे करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन टैक्स तो आप पहले ही पे कर चुके होते हो। तो टैक्स का बेनिफिट आपको इंटरेस्ट वाले केस में तो मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड वाले केस में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स पे करने के बाद पे किया जाता है। तो यहाँ तो चाहे लोन हो चाहे ना हो, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ इनटू में कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो क्या केस बन जाएगा? ध्यान देना, सबसे पहले वही क्वेश्चन, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट रिडीमेबल वैल्यू माइनस, कितनी वैल्यू माइनस करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय कितने टाइम बाद आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका टाइम पीरियड है। तो डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ रिडीमेबल ईयर, और इस पूरे के डिवाइड में क्या जाने वाला है? एवरेज किसका? रिडीमेबल वैल्यू का और अमाउंट रिसीव्ड का, डिवाइड बाय 2। तो दो केस है यहां पर आपके पास, एक रिडीमेबल, इरिडेबल और एक रिडीमेबल। इरिडेबल में क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन रिडीमेबल में क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, प्लस अमाउंट रिडीमेबल वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, और डिवाइड बाय इन दोनों का एवरेज से डिवाइड किया जाता है। तो कोई डाउट? पहले इसे कॉपी करो। फिर देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? लोन पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर्स। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम लिख लेंगे
के सी या ई लिखो, इक्विटी शेयर्स। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। क्यों कॉम्प्लिकेटेड मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, खुद समझना। देखो डिवेंचर वाले केस में आपको इंटरेस्ट पता था, आपने इजीली निकाल लिया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। डिवेंचर का आपको इंटरेस्ट गिवन रहता है, रेट इंटरेस्ट गिवन रहेगा 10%, 5%, 12%, 9%। प्रेफरेंस शेयर वाला केस बहुत ईजी था। कितना प्रेफरेंस शेयर आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड दिया है 10% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, चाहे 9% के हिसाब से। दोनों केस बहुत इजी लगे क्योंकि आपको सब कुछ गिवन था, आपने कोई फॉर्मूला पुट किया और आंसर निकाल लोगे। लेकिन इक्विटी शेयर्स का मामला थोड़ा उल्टा है। इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलेगा, जब फाइनली प्रॉफिट बच जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर को पैसा मिलता है, अदरवाइज से कुछ भी मिलता नहीं है। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कैसे। अब मैं एग्जांपल दूंगा। मैं तुम में से किसी बच्चे को बोलूँ कि जाओ मैं तुम्हें एक कल से जॉब दिलवा देता हूँ, ठीक है, और जॉब की जो सैलरी अमाउंट रख दी गई, मैंने रख दिया भैया तुम्हारी सैलरी है 12,000 रुपये। कितना बोल दिया मैंने, 12,000। आप क्या जॉब पे जाओगे क्या? आपने क्या किया, रजाई ओढ़ी और सो गए। क्यों भैया, 12,000 में काम नहीं करना। मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू है 12,000 रुपये नहीं है। अब मैंने आपको एक को ऑफर दिया, भैया जॉब पे जाना है, मैंने उसने कहा भैया हाँ। मैंने उसे ऑफर दिया, मैंने कहा 25,000 मिलेंगे। उसने क्या मन बनाया, ठीक है 25,000 मिल रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, काम चल जाएगा, बढ़िया है। उसने हाँ कर दिया। मतलब उसकी जो वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है क्या आने वाली, 25,000 रुपये। उसकी जो जॉब की जो वैल्यू 25,000 रुपये है। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर्स में भी, तो इक्विटी शेयर में भी यही बात सीखनी है आपको। क्या वैल्यू क्या है उसकी, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप एक बात बताओ, आपने जॉब पे गए और आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, क्या आप ये चाहोगे कि हर साल आपकी सैलरी 25,000 ही रहे? नहीं ना। क्या चाहोगे, आज 25 है कल 35 हो जाए, उसके अगले साल 50 हो जाए, फिर 55 हो जाए और फिर 1 पे पहुंच जाओ, यही चाहोगे। सेम यहाँ भी है, इक्विटी शेयर्स के अंदर भी कॉस्ट जो आती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंपनी ग्रो करते रहे, ग्रोथ होती रहे, धीरे धीरे मेरा जो फायदा है, बेनिफिट मिलने वाला है इक्विटी शेयर्स, वो धीरे धीरे राइज होता रहे। तो यहाँ पर हम 2 केस पढ़ने वाले हैं, एक होता है विदाउट ग्रोथ और एक विद ग्रोथ। एक विदाउट की बात है और एक विद की बात है। कैसे, तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर आज आपने पैसा लगाया, किसी कंपनी में आज पैसा लगाया है करंट ईयर में 1 करोड़ रुपए, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी में निवेश किया, तो क्या 1 करोड़ का पैसा आपको आज ही मिल जाएगा बेनिफिट? नहीं, इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है कब मिलने वाला है, 1 साल बाद। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया और आज के बाद ही आपका 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाला कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलने वाला है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, करंट, आपने कितना पैसा अपने करंट में मार्केट में लगाया, करंट मार्केट प्राइस शेयर का, इक्विटी शेयर अंदर, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आप एक्सपेक्ट करते हो 1 साल बाद कि भैया आपको 10% के आसपास क्या मिले, डिविडेंड मिले। अगर आपने 1 करोड़ रुपये लगाया तो 10 लाख रुपये पैसा आपको रिटर्न भी आए, तो ये क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसे हम इस वे में लिखें तो क्या बन जाएगा, P0, क्योंकि प्राइस अभी का प्राइस है, और D1 मतलब अभी का डिविडेंड नहीं, 1 साल बाद का डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, आप एक्सपेक्ट करो इस प्राइस पे, तो D1 अपॉन में P0। लेकिन अगर आप विद ग्रोथ की बात करते हो, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी ग्रो करे और पैसा जो डिविडेंड मिलने वाला है आपका वो ग्रो होता रहे। आज सपोज आ रहा है 6%, तो अगली बार आए 7.5%, आए 9%, 12%, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, D1 अपॉन में P0 प्लस में क्या लिख देंगे, ग्रोथ रेट। कितना ग्रोथ आप चाहते हो, तो प्लस ग्रोथ रेट लिख दो या जी लिख दो। तो कोई डाउट, ये 2 फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पर, एक तो विदाउट ग्रोथ और एक विद ग्रोथ। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका इसके अंदर, क्या, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग।
तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में दो बात करेंगे। एक तो हम बात कर लेंगे बुक वैल्यू अप्रोच, इसका जो फॉर्मूला होने वाला है सेम, क्या, D1 अपॉन में P0 अगर विदाउट है तो, अगर विद है तो D1 अपॉन में P0 प्लस ग्रोथ जी। इसका सेम फॉर्मूला कब लगने वाला है? जो इक्विटी में लगने वाला है। क्यों? इक्विटी का ही पार्ट होता है रिटेन अर्निंग। तो यहाँ भी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? P0 अपॉन में D1, D1 अपॉन में P0, आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय P0, कितना पैसा आपने एक्सपेक्ट किया है। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी यही बन जाती है जो आपकी इक्विटी की कॉस्ट है। लेकिन अगर आप बुक मार्केट वैल्यू की बात करते हो, मार्केट वैल्यू अप्रोच, इसका कोई भी फॉर्मूला आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल।